नमस्कार। JSBT क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के तहत हम समास पढ़ रहे थे। समास के 5 भेदों की हम चर्चा कर चुके थे। इसका अंतिम भेद है तत्पुरुष समास, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब 5 भेदों के बारे में हमने उनकी परिभाषा, उनके उदाहरणों के माध्यम से उसको समझा है। और अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की कि तत्पुरुष समास क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए इस समास में होता क्या है। पहली बात तो जो ध्यान रखने वाली ये है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और ये एकमात्र ये समास है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद की प्रधानता जिस समास में होती है उस समास को कौन सा समास कहा जाता है? वह समास कहलाता है तत्पुरुष समास। यानी यहीं से इसकी परिभाषा बनती है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, वह समास कौन सा समास कहलाता है? वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें समास विग्रह करते समय बीच में क्या जोड़ दिए जाते हैं? बीच में कारक चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं। क्या जोड़ दिए जाते हैं? कारक चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं। और सामासिक पद बनाते समय क्या हो जाता है? इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जब सामासिक विग्रह करते हैं तब तो कारक चिन्ह बीच में आ जाते हैं, और जब समास विग्रह करते हैं कारक चिन्ह बीच में आ जाते हैं, और सामासिक पद बनाते समय क्या हो जाता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस समास में दूसरा पद, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान जिस समास में होता है वह समास कौन सा समास कहलाता है? तो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कारक चिन्हों का, सामासिक पद बनाते समय क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और समास विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्हों का आगम हो जाता है, यानी बीच में कारक चिन्ह लग जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, जैसे है राजा का पुत्र। तो देखिए राजा और पुत्र, बात किसकी कही जा रही है? बात तो पुत्र की कही जा रही है। बात तो किसकी कही जा रही है? बात तो पुत्र की कही जा रही है कि वह पुत्र है, लेकिन किसका है? राजा का है। तो राजपुत्र या राजकुमार है। राजपुत्र या राजकुमार तो कुमार के लिए कहा जा रहा है तो कुमार, बात तो कुमार की कही जा रही है ना। राजकुमार है तो उसी की तो कही जा रही है। राजा का बेटा है लेकिन बात तो उस बेटे की कही जा रही है। तो कौन सा पद प्रधान है? ये दूसरा पद प्रधान है। अब राजा के साथ में का उसका संबंध करवाने वाला है। राजा के साथ में उस पुत्र का संबंध बताया जा रहा है। किसके साथ में? राजा के साथ में। किसके साथ में? राजा के साथ में। तो ये संबंध बताने वाला कारक बीच में आ गया है। संबंध बताने वाला कारक बीच में है। अब जब इसका सामासिक पद करेंगे, समास बना देंगे, समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। यानी यहां से बीच में से जो कारक चिन्ह है उस कारक चिन्ह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उस कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। अब देखिए इस समास के भेद होते हैं, कई भेद होते हैं। देखो पदक्रम के आधार पर बात करें तो पदक्रम के आधार पर तो कर्मधारय समास और द्विगु समास है। कर्मधारय समास और द्विगु समास को ही तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। तो पद के आधार पर तो इस समास के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। हम यहाँ पर 5 भेदों की बात करेंगे। तत्पुरुष समास की अगर पहचान के आधार पर करें तो हम कर्मधारय समास और द्विगु समास को अलग समास मानते हैं, उसको तत्पुरुष में नहीं मानते। हम पहचान के आधार पर ही बात करें तो पहचान के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद मानेंगे हम? इसके भेद मानेंगे 5। पहचान के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला भेद है लुप्त कारक।
लुप्त कारक तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? लुप्त कारक तत्पुरुष समास, यानी जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें कारकों का लोप हो जाता है। जो हमने उदाहरण अभी देखा था वो लुप्त कारक तत्पुरुष समास का था, यानी उसमें कारक का लोप हो जाता है, उसमें कारक बीच में से निकल जाता है। बात करें दूसरे की तो दूसरा है न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास, यानी इसमें क्या होता है, इसमें समास विग्रह करते समय न जुड़ जाता है। प्रारंभ में क्या जुड़ जाता है? न जुड़ जाता है। इसमें कुछ उपसर्गों युक्त शब्द होते हैं, सामासिक पद होते हैं। वो कौन कौन से उपसर्ग युक्त सामासिक पद होते हैं उनकी आगे बात करेंगे जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। तीसरा होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 होता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। और नंबर 5 होता है उपपद तत्पुरुष समास। नंबर 5 होता है उपपद तत्पुरुष समास। इसके भेद वैसे 7 होते हैं, यानी कर्मधारय, ये बात मैंने पहले बताई आपको कि कर्मधारय समास और द्विगु समास है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन वो पदक्रम के आधार पर। हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? हम पहचान के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास को अलग से पढ़ा है। इसलिए हम इनके इन 5 भेदों की बात कर रहे हैं। 5 भेद है। पहला है लुप्त कारक तत्पुरुष समास, दूसरा है न तत्पुरुष समास, तीसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास, चौथा है अलुक तत्पुरुष समास और 5वां है उपपद तत्पुरुष समास। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुप्त कारक तत्पुरुष समास की। सबसे पहले हम बात करेंगे लुप्त कारक तत्पुरुष समास की, यानी इसमें क्या होता है, इसमें कारक का लोप हो जाता है। इसमें कारक का लोप हो जाता है। और लुप्त कारक तत्पुरुष समास की बात करें, लुप्त कारक तत्पुरुष समास, और इस लुप्त कारक तत्पुरुष समास की बात करें तो लुप्त कारक तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं 6। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। यानी कारक कितने होते हैं? कारकों की संख्या होती है 8। कारकों की संख्या होती है 8। उन कारकों में हम पहला कारक जो कर्ता कारक है उसको छोड़ देंगे और अंतिम कारक जो है संबोधन कारक उसको छोड़ देंगे। उसके बीच में जितने भी कारक आएंगे, जो 6 कारक आएंगे, उन 6 कारकों के आधार पर क्या होता है, इनका नामकरण किया जाता है। इनका नामकरण किया जाता है। और उसमें देखें तो सबसे पहले होता है कर्ता, उसके बाद में क्या आता है कर्म। तो सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। इस कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, इसमें जो कारक चिन्ह आता है वो कौन सा आता है? को कारक चिन्ह आता है। कौन सा कारक चिन्ह आता है? इसमें को कारक चिन्ह आता है। यानी समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? को जुड़ जाएगा। और ये किसकी स्थिति को प्रकट करेगा? कर्म की स्थिति को प्रकट करेगा। किसकी स्थिति को प्रकट करेगा? तो ये कर्म की स्थिति को प्रकट करेगा। जैसे है, उदाहरण लेते हैं हम, परलोक गमन। परलोक गमन, तो एक तो है परलोक, पहला पद है परलोक, दूसरा है गमन, जाना। गया है, कहां गया है? परलोक को गया है। परलोक को गया है, तो क्या हो जाएगा? परलोक को गमन। परलोक गमन का क्या हो जाएगा? परलोक को गमन। इसी प्रकार से देखते हैं ग्रामगत। ग्रामगत क्या हो जाएगा? ग्राम को गत, गांव गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, किसी गांव को गया है, किसी गांव को गया है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम को गत। ग्राम को गत, ग्रामगत का हो जाएगा ग्राम को गत। इसी प्रकार से हो जाएगा शरणागत।
तो क्या हो जाएगा, शरण को आगत, यानी शरण को आया हुआ, शरणागत शरण को आया हुआ। इसी प्रकार से देखिए अक फोड़ा, अक फोड़ा क्या हो जाएगा, आंख को फोड़ने वाला। अक फोड़ा का क्या हो जाएगा, आंख को फोड़ने वाला। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, चीड़ी मार, जैसे उदाहरण है चीड़ी मार। इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी को मारने वाला। इसी प्रकार से देखिए मालगाड़ी, मालगाड़ी क्या हो जाएगा, माल को ढोने वाली गाड़ी। मालगाड़ी का क्या हो जाएगा, माल को ढोने वाली गाड़ी। और उदाहरण देखते हैं, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है माखन चोर, माखन चोर तो क्या हो जाएगा, माखन को चोरने या चुराने वाला, माखन को चोरने वाला या माखन को चुराने वाला। भूधर, भूधर क्या हो जाएगा, भू को धारण करने वाला। हस्तगत क्या हो जाएगा, हस्त हाथ को गत, हस्त हाथ को गत या हस्त को गत। सर्वज्ञ, सर्व यानी सभी को, सभी को जानने वाला। यानी इसमें क्या होता है, इसमें को परसर्ग का प्रयोग होता है। जब समास विग्रह करते हैं तो बीच में परसर्ग जुड़ता है और सामासिक पद बनाते समय क्या हो जाता है, जो कारक चिन्ह होता है को परसर्ग होता है, इसका लोप हो जाता है। जैसे हाथ को गस्त, यहाँ पर है हस्त को गत, तो ये कारक चिन्ह है, बीच में इसका लोप हो जाएगा, क्या बन जाता है, हस्तगत बन जाता है। तो ये थे कर्म तत्पुरुष समास। पहला भेद इसका था तत्पुरुष समास, लुप्त कारक तत्पुरुष समास है, इसमें पहला भेद इसका था कर्म तत्पुरुष समास। अब देखिए आगे बात करते हैं कर्ण तत्पुरुष समास की। इसका जो अगला भेद है वह है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। यानी करण का अर्थ होता है माध्यम या साधन। करण का अर्थ क्या होता है, करण का अर्थ होता है माध्यम या साधन, यानी जो कार्य किया जाता है वो जिस माध्यम या साधन से होता है। जहां पर कोई कार्य किया जाता है और कार्य को करने का माध्यम या जो साधन होता है वो क्या होता है, करण होता है। यानी हम कह देंगे कि ये जो कारक है ये कहाँ काम आता है, तो जहां पर किसी कार्य के करने के माध्यम या साधन का बोध होता है, जिस माध्यम या साधन से कार्य के होने का बोध होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। और इसी आधार पर समास की बात करें तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तो वहां पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो हस्तलिखित किससे लिख रहे हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, हाथ से, तो क्या हो जाएगा, हस्त से लिखित। यानी मेरे लिखने का माध्यम या साधन क्या है, हाथ।
अब मैं लिख रहा हूं यहां पर हाथ से ही तो लिख रहा हूं, हाथ हाथ है तभी लिख रहा हूं, तो हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हाथ से लिखित। इसी प्रकार से नेत्रहीन, नेत्रहीन तो क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन, क्या हो जाएगा, नेत्र से, नेत्रहीन का नेत्र से हीन। मनमाना, मनमाना क्या हो जाएगा, मन से माना, मनमाना का क्या हो जाएगा, मनमाना का हो जाएगा मन से माना। सराहत, सर से आहत, सराहत सर से आहत। जलावृत, जलावृत यानी जल से आवृत, जल से आवृत, जलावृत का हो जाएगा जल से आवृत। इसी प्रकार बैलगाड़ी, बैलगाड़ी इसका क्या हो जाएगा, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। बैल गाड़ी है तो बैल से खींची, बैल ही इसको खींचता है, तो इस गाड़ी को चलाने का माध्यम कौन है, साधन कौन है, बैल है, तो बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। तो इस प्रकार से जहां पर माध्यम या साधन का बोध होता है वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भेद की। इसके तीसरे भेद की बात करते हैं, और इसका तीसरा भेद कौन सा है, इसका तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए, के लिए यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, के लिए कार्य किया जाता है, और जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो क्या होता है, संप्रदान होता है। यानी कर्ता जिस किसी के लिए भी कार्य कर रहा है, जैसे राम ने रावण को मारा, किसके लिए मारा, सीता के लिए, किसके लिए मारा, सीता के लिए, तो सीता के लिए, देखो कारक का बोध हो रहा है, के लिए प्रसर्ग यहाँ पर लगा है, तो किसके लिए मारा, सीता के लिए, तो सीता यहाँ पर क्या है, संप्रदान है। सीता क्या हो गया, संप्रदान। यानी जहां पर जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, संप्रदान। तो जहां पर के प्रसर्ग आता है वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, देखिए जैसे है रणभूमि, रणभूमि तो क्या हो जाएगा, रण के लिए भूमि, रण का अर्थ क्या होता है, युद्ध भूमि, भूमि क्षेत्र, यानी जहां पर युद्ध करते हैं वो भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि, वो भूमि किसके लिए होगी, युद्ध करने के लिए ही तो है ना। जैसे है क्रीड़ा क्षेत्र मान लीजिए, जैसे है क्रीड़ा क्षेत्र, तो क्षेत्र है किसके लिए, क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए, तो हम लिख देंगे खेलने के लिए क्षेत्र या क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। हम क्या लिख देंगे, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो देखिए क्रीड़ा के लिए या खेलने के लिए जो क्षेत्र है, क्रीड़ा के लिए या खेलने के लिए जो क्षेत्र है, तो यहां पर के लिए का प्रयोग हो रहा है, क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। यानी वो स्थान किस लिए, किसके लिए, खेलने के लिए, किसके लिए, वो स्थान खेलने के लिए है। तो रणभूमि, रण के लिए भूमि, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। इसी प्रकार से देखते हैं विद्यालय, विद्यालय तो क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। इसी प्रकार से देखते हैं तो सत्याग्रह क्या हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। स्नान घर, स्नान घर क्या हो जाएगा,
स्नान के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए घड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए घड़ी, सॉरी हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी, हथकड़ी क्या हो जाएगा, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं तो जैसे है रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। राह खर्च क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। तो ये संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या लगता है, के लिए। समास विग्रह करेंगे तो बीच में के लिए जोड़ देंगे और सामासिक पद बनाते समय क्या हो जाएगा, के जो परसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, के परसर्ग का लोप हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके चौथे भेद की, और इसका चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। और ये जो अपादान तत्पुरुष समास है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, यानी से कारक चिन्ह पहले भी आया है किसमें, करण में, लेकिन वहां पर से माध्यम है और यहां पर से अलगाव का बोध करवाएगा, यानी अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में इसका बोध होता है। तो अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना, यानी किसी स्थान से वो अलग होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या हुआ, उस पेड़ से अलग हुआ है, पत्ता उस पेड़ से अलग हुआ है, यानी वहां पर अलगाव का बोध हुआ है। तो अपादान तत्पुरुष समास होता है, इसमें किसका बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, उसमें अलग होने का, दूर होने का बोध होता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। देखो जैसे है देश निकाला, तो क्या देश निकाला, यानी देश से निकाल देना, देश से निकाल देना। तो देश से निकाला क्या हो जाएगा, देश से निकाला। यहां पर से परसर्ग आया, लेकिन देश से निकाल दिया, यानी उस व्यक्ति को यहाँ की स्थितियों से अलग कर दिया, उस व्यक्ति को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से अलग कर दिया, अलग होने के भाव में है, अलग करने के बोध में। कामचोर, कामचोर क्या हो जाएगा, काम से चोर, काम से चोर, काम से जी चुराना, काम से दूर हटना, काम से दूर हटना। इसी प्रकार है जल रिक्त, जल से रिक्त, जल से रिक्त, यानी जिसमें जल नहीं है, खाली है, जिसमें जल नहीं है वो खाली है, जल का वहां पर अभाव है, तो जल रिक्त। इसी प्रकार है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त तो क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त। धर्म विमुख, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा धर्म से विमुख। क्या हो गया, धर्म से विमुख, यानी यहां पर अलगाव का, दूर होने का बोध होता है। जैसे हम देखते हैं जन्म रोगी, जन्म रोगी तो क्या हो जाएगा, जन्म से रोगी। इसी प्रकार है भयभीत, तो क्या हो जाएगा, भय से भीत, क्या हो जाएगा, भय से भीत। जैसे पदच्युत तो क्या हो जाएगा, पद से च्युत, यानी पद से हटाना, पद से हटाना, पद से अलग करना। तो यहां पर से परसर्ग आता है, और जहां पर से परसर्ग काम में आता है और अलगाव का बोध होता है, यानी अलग करने की स्थितियों का बोध होता है, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। अब बात करते हैं इसके पांचवें भेद की।
अब हम इसके पांचवें भेद की बात करते हैं, और पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास। पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास, यानी जहां पर संबंध स्थापित किया जाता है, जहां पर एक के साथ में किसी एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। एक संज्ञा शब्द के साथ में दूसरे संज्ञा शब्द का, या एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में दूसरा जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसका क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, उनका संबंध बतलाया जाता है। और वहां पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं काके की, काके की, नानेनी, रारेरी। इसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं काके की, नानेनी, रारेरी, ये कारक चिन्ह होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कन्यादान, कन्यादान समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्या का दान, कन्या का दान, कन्या का दान करना, कन्या को वर पक्ष को सौंप देना। इसी प्रकार से है हिमालय, हिमालय क्या हो जाएगा, हिम के लिए आल्य नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हिम का आल्य। जैसे विद्यालय में विद्या के लिए आल्य था, वहां पर विद्या दी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिम दी जाती है, नहीं, यहाँ पर हिम बर्फ दी नहीं जाती है, बल्कि यहाँ पर तो बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है, बर्फ रहती है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, हिम का आल्य, हिम का जहां पर बर्फ रहती है वो क्या है, हिम, हिमालय है। तो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का आल्य। इसी प्रकार देखते हैं राजकुमार, तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। राजकुमारी क्या हो जाएगा, राजा की कुमारी, यानी राजा की पुत्री। राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा की पुत्री। घुड़दौड़, घुड़दौड़ क्या हो जाएगा, घोड़े की दौड़, घुड़दौड़ यानी घोड़े की दौड़। घुड़दौड़ का हो जाएगा घोड़े की दौड़। इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे राम कहानी, क्या हो जाएगा, राम की कहानी। लखपति, लाखों का पति, लखपति लाखों का पति। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। उसी प्रकार से विश्वंभर, जैसे ये विश्वंभर हो जाएगा विश्व का, भरण पोषण, विश्व का भरण पोषण करने वाला, यानी जो विश्व का भरण पोषण करता है, जो ईश्वर क्या करता है, जो ईश्वर विश्व का क्या करता है, भरण पोषण करता है। तो इसमें एक दूसरे का संबंध स्थापित हो रहा है, एक दूसरे का संबंध स्थापित हो रहा है। कुमारी है, किस दौड़ है, किसकी है, घोड़ों की है, घोड़ों की। कन्या का दान, किसका दान, कन्या का दान। हिम आल्य, किसका आल्य है, हिमालय, हिम का आल्य है। कुमार, किसका कुमार है, राजा का कुमार है। कुमारी किसकी बेटी है, राजा की बेटी है। कहानी किसकी है, राम की है। पति, लाखों का लखपति, किसका पति, राष्ट्र का पति, तब राष्ट्रपति। अब इसका अंतिम भेद है लुप्त कारक के आधार पर देखें, लुप्त कारक के आधार पर देखें तो अब इसका अंतिम भेद बचा है, और वो कौन सा है, अधिकरण। वो है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास जो इसका अंतिम भेद है, अधिकरण तत्पुरुष समास। और देखिए
अधिकरण में इसमें होता क्या है, इसमें स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है, यानी इसमें कारक चिन्ह लगते हैं में, पर, पे। कौन से कारक चिन्ह आते हैं? में, पर, पे। स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कोई छत पर खड़ा है, मैं छत पर खड़ा हूं, मैं छत पर खड़ा हूं, तो मैं कहां खड़ा हूं? मेरे खड़े होने के स्थान का बोध हो रहा है कि किस पर, कहां खड़ा हूं मैं? छत के ऊपर खड़ा हूं, छत पर खड़ा हूं। तो मैं, पर, पे अधिकरण, मैं, पर, पे अधिकरण। जैसे मैं कह दूं कि मोहन मकान के अंदर है, मोहन अंदर है, तो अंदर है, मकान के अंदर उसकी स्थिति का बोध हो रहा है कि वो भवन में है, तो उसके वो कहां पर है, उस स्थान का बोध हो रहा है। तो जहां पर स्थान का बोध होता है वहां पर कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और इसके परसर्ग कारक चिन्ह कौन से होते हैं? में, पर, पे। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे है वनवास, वनवास, तो वनवास कहां पर वास है? वन में है। कहां पर है वास? वन में। तो क्या हो जाएगा? वन में वास। क्या हो गया? वन में वास। वन में रहता है तो वन में वास हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं तो गृह प्रवेश, गृह प्रवेश क्या हो जाएगा? किस में प्रवेश कर रहा है? घर में। घर के ऊपर थोड़ा, घर पर थोड़ा कर रहा है, घर में ही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसी प्रकार है रेलगाड़ी, क्या हो जाएगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल यानी पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। इसी प्रकार से देखते हैं घुड़सवार, इसी प्रकार है घुड़सवार, तो क्या हो जाएगा? किस पर सवार है? घोड़े पर, तो हो जाएगा घोड़े पर सवार। ये हो गया घोड़े पर सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। इसी प्रकार से सिर दर्द, इसी प्रकार से सिर दर्द, तो क्या हो जाएगा? सिर में दर्द। सिर दर्द का क्या हो जाएगा? सिर दर्द का हो जाएगा सिर में दर्द। डिब्बा बंद, डिब्बा बंद क्या हो जाएगा? डिब्बे में बंद, तो इसका हो जाएगा डिब्बे में बंद। कविराज, कविराज, इसका क्या हो जाएगा? कविराज, कवियों में राजा, कवियों में श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा? कवियों में राज, कवियों में राज यानी कवियों में श्रेष्ठ। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास यानी लुप्त कारक के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं जिनकी हमने बात की है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास, उसके बाद में करण तत्पुरुष समास, उसके बाद में संप्रदान, उसके बाद में अपादान, उसके बाद में हमने संबंध के बारे में बात की, और अंत में हमने बात की अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। अब देखिए इसके दूसरे भेद की बात करते हैं, तत्पुरुष समास के दूसरे भेद की बात करते हैं। और तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है वो दूसरा भेद है ने तत्पुरुष समास, ने, जिसे नंज तत्पुरुष समास भी कहते हैं, ने तत्पुरुष समास। देखिए इसमें होता क्या है? जो ये ने तत्पुरुष समास है, इस ने तत्पुरुष समास में होता क्या है? इसमें ने का प्रयोग होता है। इसमें क्या किया जाता है? ने का प्रयोग होता है, यानी नकारात्मकता को, ने की स्थिति को प्रकट किया जाता है। और वो कहां कहां किया जाता है उसके लिए देखिए कुछ उपसर्ग हैं, उन कुछ उपसर्गों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक उपसर्ग है ए, एक है अन्य, अन्य और ने, यानी जहां पर ए, अन्य, अन्य और ने ये उपसर्ग लगे हुए आते हैं, ये उपसर्ग लगे हुए आते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? जब समास विग्रह करते हैं ना, तो इनके स्थान पर क्या जोड़ देते हैं? इनके स्थान पर क्या लिख देते हैं? ने लिख देते हैं।
इनके स्थान पर क्या लिख देते हैं, न लिख देते हैं। कैसे, जैसे यहां पर लिखते हैं हम अनुपयोगी। एक मैंने वाक्य उदाहरण लिखा अनुपयोगी। अब देखो अन प्लस उपयोगी है, अनु प्लस प्रयोगी नहीं है, अन प्लस उपयोगी। उपयोगी जो उपयोग में आता है, अन जुड़ जाएगा तो वह अनुपयोगी, यानी जो कोई प्रयोग में नहीं आता है, किसी काम में नहीं आता है। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अन, और उसके बाद में क्या, उपयोगी। अन और उपयोगी यानी नकारात्मकता की स्थिति को, विपरीत स्थिति को प्रकट कर देते हैं। तो इसमें हम इनके स्थान पर, ये जो है इनके स्थान पर क्या जोड़ देंगे, न जोड़ देंगे। तो ये न हो गया, आगे क्या हो जाएगा, उपयोगी, यानी न उपयोगी। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न उपयोगी, न उपयोगी। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अविवेक, अविवेक, विवेक सोचने समझने की स्थिति, क्षमता। अविवेक जो सोच समझ नहीं सकता है, तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ने, और आगे क्या है, विवेक। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न विवेक, यानी जिसे विवेक नहीं है, ये हो गया न विवेक। इसी प्रकार से अज्ञान, क्या हो जाएगा, न ज्ञान, यानी जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है तो वह क्या हो गया, अज्ञान। जैसे अधीर, तो क्या हो जाएगा, न धीर। अधीर का क्या हो गया, न धीर, जिसे धीर नहीं है। अनावश्यक, अनावश्यक, अन प्लस आवश्यक, अन प्लस आवश्यक, क्या हो जाएगा, न आवश्यक, क्या हो जाएगा, न आवश्यक। यानी जहां पर ए, अन और न इन उपसर्गों से युक्त शब्द होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, न लगा देते हैं, इनके स्थान पर न लगा देते हैं। और वहां पर भी कौन, यानी जो किसी अनुपयोगी, जैसे मान लीजिए किसी काम का नहीं है, अनुपसर्ग से बना है, अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपयोगी। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर ये सारे हैं, ये नकारात्मकता की स्थिति को प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम नकारात्मकता के भाव को प्रकट कर देते हैं, यहाँ पर भी हम, और पहले क्या जोड़ देते हैं, न जोड़ देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसके तीसरे भेद की। इसका तीसरा भेद है, उसकी बात करते हैं। और इसका तीसरा भेद है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जो तीसरा भेद है, उस तीसरे भेद का नाम है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कुछ पद लुप्त हो जाते हैं। क्या होता है, कारक चिन्ह तो लुप्त होते ही होते हैं। देखो कारक चिन्ह तो जहां पर आएंगे इसमें सारे लुप्त होंगे जब सामासिक पद बनाएंगे। लेकिन सामासिक पद बनाते समय कारक चिन्हों के साथ साथ में कुछ पद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं में से कुछ पद लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी कारकों के साथ में कुछ पद, इसी में से कुछ पद हैं वो पद लुप्त हो जाते हैं, और कुछ अन्य पद लुप्त हो जाने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा। तो देखो कारकों के आधार पर नहीं होगा कि दही में बड़ा, दही का बड़ा, या दही के लिए बड़ा, इस प्रकार से नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। भाई दही में डूबा हुआ बड़ा। अब देखो कारक चिन्ह तो है क्या, में, कारक चिन्ह तो है में, ये तो अब करेंगे। देखो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो कारक चिन्ह का ही अगर लोप करें तो दही डूबा बड़ा ये होता, क्योंकि कारक चिन्ह का ही तो लोप कर दिया हमने। लेकिन कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य जो कुछ पद भी होते हैं ना, वो भी लुप्त हो जाते हैं। सीधा बन गया दही बड़ा। भाई दही में नहीं होता है, दही में डूबा रहता है, वो हमेशा दही में डूबा रहता है। तो दही में डूबा रहता है, इसलिए क्या कहा जाता है, दही बड़ा। इसी प्रकार से पकौड़ी, क्या है, पकौड़ी। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी। अब देखो यहां पर तो कोई है ही नहीं, कारक चिन्ह है ही नहीं,
यहाँ पर तो कोई कारक चिन्ह है ही नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, ये अन्य पद है और इस अन्य पद का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पकौड़ी। इसी प्रकार गुड़दानी, इसी प्रकार है गुड़दानी। तो देखो गुड़ और दानी, गुड़ और दानी, गुड़ की दानी नहीं, गुड़ में दानी नहीं, क्या होगा, गुड़ में मिली हुई दानी होती है, ये गुड़ में मिली हुई दानी, क्या होगा, गुड़ में मिली हुई दानी, गुड़दानी का क्या हो जाएगा, गुड़ में मिली हुई दानी। इसी प्रकार देखो वन मानुष, क्या होगा, वन में रहने वाला, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष का क्या होगा, वन में रहने वाला मानुष। तो इनमें होता क्या है, अब देखो वन में ये तो कोई नहीं है ना, कारक नहीं है ना, लेकिन इनका भी लोप हो रहा है, तो ये अन्य पद है और इसके साथ में अन्य पद का लोप हो जाता है। तो जहां पर कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का लोप हो जाता है, वहां पर कौन सा होता है, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। अब इसके चौथे भेद की हम बात करते हैं, इसके चौथे भेद की बात करते हैं और इसका चौथा भेद है अलुक तत्पुरुष समास। इसके चौथे भेद की बात करें तो इसका चौथा भेद है अलुक तत्पुरुष समास। इसमें होता क्या है, इस समास में प्रथम पद में कारक उपस्थित रहता है, हमें दिखाई दे या न दे अलग बात है, लेकिन किसी न किसी रूप में इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह उपस्थित रहता है, इसमें किसी न किसी रूप में कारक चिन्ह उपस्थित रहता है। और जहां पर किसी न किसी रूप में प्रथम पद में कारक चिन्ह उपस्थित रहता है, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है, वहां पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैंने लिखा मृत्युंजय, मृत्युंजय क्या हो जाएगा, मृत्युंजय मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, तो क्या हो जाएगा, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला। अब देखो मृत्युंजय यहां पर नहीं ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, को जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में ये आया है, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। इसी प्रकार से है वनेचर, वनेचर क्या हो जाएगा, वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला, वनेचर का क्या हो जाएगा, वन में विचरण करने, वन में विचरण करने वाला। इसी प्रकार से है खेचर, क्या हो जाएगा, खे यानी आकाश, आसमान में विचरण करने वाला, आसमान में विचरण करने वाला। तो इनमें किसी न किसी रूप में क्या हो रहा है, कोई न कोई कारक चिन्ह आ रहा है। शुभंकर, शुभ को करने वाला, शुभ को करने वाला। तो यहां पर कोई न कोई कारक चिन्ह है, वो इनके साथ में जुड़ा रहता है। इन शब्दों से पता नहीं चलता है, इनसे सामासिक पदों से पता नहीं चलता है कि इनमें कोई कारक चिन्ह है, लेकिन विग्रह करते हैं तो कोई न कोई कारक चिन्ह है, वो इनके साथ में, पहले पद के साथ में। देखो पहले पद के साथ में है, इनमें ये नहीं है कि दूसरे पद के साथ में कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, पहले पद के साथ में मृत्यु को, वन में, खे में, आकाश में, शुभ को, पहले पद के साथ में क्या होता है, ये कारक चिन्ह जुड़ा रहता है। और जहां पर पहले पद के साथ में कारक चिन्ह जुड़ा रहता है, वहां पर ये कौन सा तत्पुरुष समास होता है, वहां पर ये अलुक तत्पुरुष समास होता है। और अब अंतिम है उपपद तत्पुरुष समास, पांचवा और अंतिम है उपपद, उपपद तत्पुरुष समास। और ये उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें जो अंतिम पद है, अंतिम पद है यानी जो द्वितीय पद है, उसमें कोई स्वतंत्र या सार्थक शब्द नहीं होता है। उसमें क्या नहीं होता है, जैसे दो पद होते हैं तो उसमें दूसरा पद होता है, उसमें कोई स्वतंत्र या सार्थक पद नहीं होता है, स्वतंत्र
या कह सकते हैं कि सार्थक पद नहीं होता है। स्वतंत्र या सार्थक पद नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ रहेगा। अंत में दूसरा पद है उसमें कोई प्रत्यय होगा। पहला पद है वो सही है, लेकिन दूसरा पद है उसमें कोई स्वतंत्र या सार्थक शब्द नहीं होकर क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा। और जहां पर ये इस प्रकार की स्थिति बनती है वहां पर कौन सा समास होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है। देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे है सवर्णकार। सवर्णकार, सवर्ण और कार, सवर्ण यानी सोना और कार करने वाला। अब देखो इसमें सवर्णकार है, दूसरा क्या है, कार है, आगे क्या है, कार, यानी ये क्या प्रत्यय। बात यही हुई है, इसमें स्वतंत्र शब्द न होकर या सार्थक शब्द न होकर क्या जुड़ा रहेगा, प्रत्यय जुड़ा रहेगा, प्रत्यय जुड़ा रहेगा। और इस प्रकार की स्थिति जहां पर होती है वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। जब इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह हो जाएगा सवर्ण का काम करने वाला। क्या हो जाएगा, सवर्ण का काम करने वाला, सवर्ण का काम करने वाला। इसी प्रकार से बात करें तो जैसे सुखप्रद, जैसे है सुखप्रद, तो पहले तो है सुख और बाद में है प्रद। प्रद देने वाला या प्रदान करने वाला, देने वाला या प्रदान करने वाला। क्या प्रदान करने वाला, कोई सार्थक शब्द नहीं है, केवल क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा, सुख को, सुख को प्रदान करने वाला, सुख को प्रदान करने वाला, यह हो जाएगा सुख को प्रदान करने वाला। इसी प्रकार से है मनोज्ञ, मनोज्ञ, मन अज्ञ, मन अज्ञ, अज्ञ का अर्थ जानना, तो क्या हो जाएगा, मन को जानने वाला, मन को जानने वाला, यह हो जाएगा मन को जानने वाला। इसी प्रकार से है फलदायी, फलदायी, फल और दाई, दाई देने वाला, क्या देने वाला, फल को देने वाला या फल देने वाला, फल को देने वाला, या सीधा लिख सकते हैं फल देने वाला। इसी प्रकार से नीरद, नीरद, नीर प्लस दे, दे देने वाला, क्या देने वाला, नीर को देने वाला, नीर, नीर को देने वाला। और नीर को देने वाला कौन है, बादल। अरे जल किससे प्राप्त होता है, वर्षा किससे होती है, बादल से, तो नीर को देने वाला। तो इस प्रकार से ये उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो हमने तत्पुरुष समास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और इसी के साथ में अपना समास है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।